नमस्ते छात्रों। आज हम वास्तविक संख्या और उसके कुछ उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। देखिए, तो वास्तविक संख्या अध्याय में जो हम सबसे पहले करेंगे वो है भूमिका कि वास्तविक संख्या का हम परिचय देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम अंकगणित का आधारभूत प्रमेय इसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर हम एनसीईआरटी उदाहरण 1 से 4 तक हल करेंगे। सबसे पहले खंड 1.1 जो कि है परिचय किसका वास्तविक संख्या होगा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो कक्षा 9 के कुछ अवधारणाओं का हम इधर संक्षेप में अध्ययन करने वाले हैं। आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्या है जिसको आप कैपिटल एन से दिखाते हो, दर्शाते हो, और ये जो आपके पास प्राकृतिक संख्या है ये 1 से शुरू होती है और फिर ये 2, 3, 4, 5 ये सारे के सारे संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। ये वो संख्याएं होती है जिनका आप गिनती के लिए इस्तेमाल करते हो। फिर है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को आप कैपिटल W से दर्शाते हो। ये आपकी शून्य से शुरू होती है और फिर आपकी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से चलती जाती है। तो पूर्ण संख्याओं में शून्य और सारी के सारी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती है। उसके बाद है हमारे पास पूर्णांक। पूर्णांक को आप कैपिटल Z से डिनोट दर्शाते हो। ये जो आपके पास पूर्णांक है ये आपके पास जो संख्याएं हैं उनमें हमारे पास संख्याएं आती है 0, 1, 2, 3 यानी कि सारी प्राकृतिक संख्याएं इसमें शामिल होती है। 0 भी इसमें शामिल है और साथ ही जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं है उसके आगे अगर आप घटा का अगर आप पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती है, इसमें आपके पास शून्य होता है, सारे के सारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी और साथ ही आपके पास ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 ये सारी संख्याएं इसमें होती है। फिर हमारे पास आते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? ये वे संख्याएं होती है जिन्हें P/Q की रूप में लिखा जा सकता है। तो वो सारी संख्याएं जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिख पाते हो वो कैसी होती है? वो आपके पास परिमेय संख्याएं होती है। यहाँ पर एक बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जो नीचे हमने लिखा है Q, ये आपका शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास नीचे नंबर शून्य हो जाता है तो आपके पास P/Q ये आपका परिभाषित नहीं किया जा सकता है, ये संख्या आपकी परिभाषित नहीं हो पाएगी। तो इसलिए परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिन्हें आप P/Q के फॉर्म में लिख सके और जहां पर P और Q आपके पूर्णांक संख्याएं होती है और Q आपका शून्य के बराबर नहीं होता। उसके बाद है आपकी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? जितनी भी परिमेय संख्याएं और जितनी भी आपके पास अपरिमेय संख्याएं है उन सबका संग्रह आप कर देते हो तो आपको क्या मिलता है? वास्तविक संख्याएं आपके पास मिलती है। वास्तविक संख्याओं को हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल R से आप वास्तविक संख्याओं को दर्शाते हैं। अब यहां हमने देखा कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती है और वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है। वास्तविक संख्याएं आपकी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। लेकिन अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जो कि परिमेय संख्याएं नहीं होती, यानी कि वो सारी संख्याएं जिनको आप P/Q के फॉर्म में P/Q के रूप में ना लिख सके वो आपके पास कैसी होगी? वो आपके पास अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब इस अध्याय में हम धनात्मक पूर्णांकों के नए गुणों का अन्वेषण करेंगे। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन कलन विधि और उसके बाद हम अंक गणित का आधारभूत प्रमेय देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? अंक गणित का मौलिक प्रमेय। ये क्या होता है हमारे पास?
उसके लिए आपको सबसे पहले समझना है प्रमेयिका क्या होती है, प्रमेय क्या होता है। तो आपके पास जो प्रमेय है वो एक सिद्ध कथन होता है। प्रमेय क्या होता है? एक सिद्ध कथन होता है जिसका उपयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। यानी कि आपके पास प्रमेय क्या है कि एक सिद्ध कथन है जो कि सिद्ध हो चुका है। अब उस सिद्ध कथन का हम इस्तेमाल करेंगे किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए। जैसे यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का ये आपका क्या होता है? किन्हीं दो दिए गए धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए अद्वितीय पूर्णांक q और r इस प्रकार मौजूद है जो निम्न को संतुष्ट करते हैं। यानी कि आपके पास धनात्मक पूर्णांक है a और b, ये आपके पास दिए गए हैं। क्या क्या दिया गया है? a और b धनात्मक पूर्णांक आपको दिए गए हैं और उसमें आपके पास Q और R ये आपके पास अद्वितीय पूर्णांक इस तरह से मौजूद होंगे कि जो कि ये आपके पास इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यानी कि A आपको बराबर दिखाई देगा B गुणा Q जमा R। यहाँ पर जो आपके पास R है वो 0 से शून्य के बराबर भी हो सकता है या फिर शून्य से बड़ा दिखाई देगा और जो R है आपका वो B से छोटा दिखाई देगा। तो यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए a और b तो आप अद्वितीय पूर्णांक q और r आपके पास मिलेंगे। इस तरह से आपके पास अद्वितीय पूर्णांक q और r मिलेंगे जो कि इस को संतुष्ट करेंगे कि आपके पास a बराबर दिखाई देगा b गुणा q जमा r, जहां पर r आपका क्या होगा? या तो शून्य के बराबर या फिर शून्य से बड़ा और b से छोटा दिखाई देगा। अब यहां पर अगर हम देखें तो a क्या है? a आपका भाज्य है, b भी भाजक है, q हमारा भागफल है और r क्या होगा? शेषफल। ये जो यूक्लिड का विभाजन प्रमेय है ये आप जब आप दो संख्याओं को विभाजित करते हो तब भी आप इसको इस्तेमाल करते हो। तो सरल शब्दों में अगर बोला जाए तो ये जो लंबी विभाजन प्रक्रिया हमारी होती है उसी को ही कहा गया, उसी का ही पुनर्कथन है जिसे हम वर्षों से उपयोग करते आ रहे हैं। तो वर्षों से जिस विभाजन प्रक्रिया को आप करते आ रहे हो वही क्या है? यूक्लिड का विभाजन प्रमेय है जो कि बोलता है कि अगर आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक a और b है तो आपके पास अद्वितीय पूर्णांक मिलेंगे q और r इस तरीके से कि a हमारा बराबर होगा b गुणा q जमा r के, जहां r हमारा 0 से बड़ा होगा और या फिर 0 के इक्वल भी हो सकता, 0 के बराबर भी हो सकता है और r हमारा b से छोटा होगा। इसके बाद देखिए यूक्लिड की विभाजन कलन विधि, ये क्या है हमारे पास? कलन विधि क्या है? किसी प्रकार की समस्या को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित चरणों की इस श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं? कलन विधि बोलते हैं। तो यूक्लिड की विभाजन कलन विधि दो धनात्मक पूर्णांकों का उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसे हम HCF भी बोलते हैं उसे परिकलित करने की एक तकनीक है। यानी कि दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक की गणना करने के लिए ये हमारे पास एक तकनीक है जिसे हमने यूक्लिड की विभाजन कलन विधि बोला है। अब ये तकनीक जो हमारे पास है दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक निकालने की, ये किस तरीके से है? देखिए जैसे हमारे पास a और b ये हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है और a हमारा b से बड़ा है, ये हमें दिया गया और हमें a और b का HCF ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम कुछ सबसे पहले हम क्या करेंगे? a और b पर यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का लागू करें, q और r ज्ञात करें,
जहाँ ए हमारा बराबर है बी गुणा क्यू जमा आर। ठीक है, तो यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का अभी अभी हमने पढ़ा है, क्या था कि अगर हमारे पास ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है तो हमारे पास क्यू और आर इस तरह से मिलेंगे कि ए हमारा बराबर होगा बी गुणा क्यू जमा आर। अब यहां पर यह हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपके पास आर है वो शून्य के बराबर मिलता है तो आपके पास जो लघुत्तम समापवर्तक HCF आएगा वो किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा। लेकिन अगर हमारा आर शून्य के बराबर नहीं आता है तो बी और आर का विभाजन प्रमेय का लागू करें। यानी कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने ए और बी पे लागू किया था पहले, अब हम उसे किस पे लागू करेंगे, बी और आर पे। और बी और आर दोनों ही हमारे धनात्मक पूर्णांक है यहाँ पर, तो बी और आर पे हम यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का लागू करेंगे और इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि शेषफल हमारा शून्य ना हो जाए। इस चरण में भाजक ही वांछित लघुत्तम समापवर्तक यानी कि HCF होगा, महत्तम समापवर्तक। ओके, तो इस प्रक्रिया को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि शेषफल आपका शून्य ना हो जाए। और इस स्थिति में जो भाजक है हमारा वही क्या होगा, वही हमारा महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF होगा। इतना समझ आया सबको? तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम यूक्लिड की विभाजन कलन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस विधि में हम यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का लागू कर रहे हैं। और जो यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का हम लागू कर रहे हैं वो हम सबसे पहले जिन संख्याओं का हमें क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, HCF निकालना है, उस पर हम इस प्रमेय को लागू करेंगे। वहां से हमें ए बराबर दिखाई देगा बी गुणा क्यू जोड़ आर। अब ये जो आपको मिला, अब अगर इधर आपके पास जो शेषफल आर है वो शून्य के बराबर मिल गया तो आपके पास जो महत्तम समापवर्तक होगा वो आपका बी के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास आर शून्य के बराबर नहीं आता है तो फिर आपके पास बी और आर पर विभाजन प्रमेय का हमें लागू करनी होगी। किस पर, ए और बी पे नहीं, बी और आर पर हम यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का फिर से लागू करेंगे। फिर हम देखेंगे कि बी और आर पे जब हम यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का लागू कर रहे हैं तब शेषफल हमारा जो है वो शून्य के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ जाता है तो आपके पास जो भाजक आएगा वही क्या होगा, आपका महत्तम समापवर्तक होगा। अगर आर शून्य नहीं आता है तो फिर से हम यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का लागू करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक उदाहरण देखते हैं। हमें क्या करना है, 455 और 42 का HCF ज्ञात करना है। तो 455 और 42 का HCF कैसे निकालेंगे, जो हमने अभी पढ़ा यूक्लिड का विभाजन कलन, उसी का ही हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर। कैसे करेंगे देखिए, 455 और 42 इसका हमें HCF निकालना है। तो फिर इसके लिए सबसे पहले हम 455 को 42 से, तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम 455 को विभाजित करेंगे 42 से, यानी 455 को भाग करेंगे 42। अब जब आप 455 को भाग करोगे 42 से तो आपके पास क्या मिलेगा, 455 आपको बराबर दिखाई देगा 42 गुणा 10 जमा 35। अब यहां से जो शेषफल है आपका वो आया था 35, 35 आपका शून्य के बराबर नहीं है। तो अब हम 42 और 35 इस पे हम यूक्लिड का विभाजन प्रमेय लागू करेंगे। तो इधर से हमें क्या मिलेगा, 42 को जब 35 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 42 बराबर दिखाई देगा 35 गुणा 1 जोड़ 7। अब फिर से हमें शेषफल है वो 7 मिला, शून्य के बराबर नहीं है। तो
यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, 35 को 7 से भाग देंगे। तो 35 को जब आप 7 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा आपको, 35 बराबर 7 गुणा 5 जोड़ 0। यहाँ पर शेषफल क्या मिला आपको, शून्य। शेषफल कितना आ गया, शून्य आ गया। तो यहाँ से क्योंकि आपका शेषफल क्या है, शून्य है, तो इस चरण में हम बोल सकते हैं, इस चरण में भाजक कौन है, भाजक हमारा 7 है। और हमने अब यही पढ़ा कि इस प्रक्रिया को हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि शेषफल हमारा शून्य ना आ जाए। जैसे ही शेषफल हमारा शून्य आ जाता है तब हमारे पास जो भाजक होगा वही क्या होगा, वही हमारा HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो HCF है वो क्या मिल गया, वो हमारे पास आ जाएगा भाजक यानी कि 7 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से महत्तम समापवर्तक 455 और 42 का किसके बराबर आ रहा है, 7 के बराबर आ रहा है। ये उदाहरण समझ में आया सभी को? आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पदों को देखेंगे। देखिए पहला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। वो गुणनखंड क्या क्या है, या तो 1 होगा या फिर वो संख्या स्वयं होगी। तो वो सारी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, या तो 1 या फिर वो संख्या स्वयं। तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो कैसी होगी, अभाज्य संख्या होगी। वो सारी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, या तो 1 या फिर वो संख्या स्वयं, तो वो हमारे पास कैसी होगी, अभाज्य संख्या होगी। जैसे 2, 3, 5, 7 ये सारी संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या, क्योंकि उनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड मिलते हैं। 2 का अगर हम देखें तो 2 संख्या 2 जो है उसके सिर्फ 2 गुणनखंड आपके पास मिलते हैं, एक तो 1 और एक संख्या ये स्वयं यानी कि 2। इसी तरह से 3, 5, 7 के लिए भी हमें 2 ही गुणनखंड मिलते हैं। तो ये सारी कैसी संख्याएं हो गई, अभाज्य संख्या। फिर आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो आपके पास हो जाएगी भाज्य संख्या। जैसे उदाहरण के लिए 4, 6, 8, 9। अब ये भाज्य संख्या कैसे है, क्योंकि इनके 2 से अधिक गुणनखंड है। 2 से अधिक गुणनखंड कैसे है, जैसे 4, 4 के गुणनखंड क्या क्या है, 1 है, 2 है, 4 है। तो 2 से अधिक मिल गए हमें, यानी 4 कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। समझ में आया सबको, अभाज्य संख्या कौन सी होती है और भाज्य संख्या कौन सी होती है। अब है हमारा प्रमेय 1.1 अंक गणित का मूलभूत प्रमेय। तो इसका कथन क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त या फिर गुणनखंडित किया जा सकता है, और यह गुणनखंड अद्वितीय है। जिसमें अभाज्य गुणनखंड आते हैं उनके क्रम को छोड़। अब क्या लिखा गया है यहाँ पर उसको समझेंगे। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि जितनी भी भाज्य संख्या है आपके पास, यानी जितनी भी ऐसी संख्याएं आपके पास है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड आपको मिलते हैं, उन सभी संख्याओं को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो। और ये जो गुणनखंड आपको मिलेगा वो कैसा होगा, अद्वितीय होगा, जिसमें जितने भी गुणनखंड होंगे वो सारे कैसे होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे। बस उनका जो क्रम है वो अगर हम ना बदले तो आपके पास जो संख्या होगी वो कैसी होगी, जो आपके पास अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में जो आप व्यक्त करोगे संख्या को, वो कैसी होगी, अद्वितीय होगी। यानी गुणनखंड कैसा मिलेगा, अद्वितीय मिलेगा, अगर आप क्रम को ना बदलो। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, ये आपके पास है 30। 30 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 यहाँ पर कैसी है, अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। तो 30 को हम लिख पा रहे हैं 2 गुणा 3 गुणा 5।
ठीक है। अब यानी कि ये जो हमारे पास भाज्य संख्या थी 30, उसको हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। अब ये जो गुणनफल है आपके पास, ये अद्वितीय गुणनफल है। बस यहाँ पर जो क्रम है इन संख्याओं का, वो हमें बदलना नहीं है। 2 हमने पहले रखा है, पहले ही रखो। 3 बाद में रखा है, बाद में रखो। 5 को लास्ट में रखा है, लास्ट में रखो। अब आप बोलोगे कि 30 हमारा बराबर है 2 गुणा 3 गुणा 5 और 30 हमारा बराबर है 3 गुणा 2 गुणा 5। ये तो हमारे पास अद्वितीय नहीं हुआ। वही इसने लिखा, ये अद्वितीय गुणनखंड होगा कब? जब हम उनके क्रम को ना छेड़े। समझ आया सबको? तो 30 को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो और जो गुणनखंडन है वह अद्वितीय होगा। जैसे हम इसको लिख पा रहे हैं 2 गुणा 3 गुणा 5, ये गुणनखंड हमारा कैसा है? अद्वितीय। अब इसी तरह से 210 है, इसको आप लिख सकते हो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में। कैसे लिखोगे? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और ये जो अभाज्य गुणनखंडन है वो हमारा कैसा होता है? अद्वितीय होता है। इतना समझ आया सभी को? अब गुणनखंड वृक्ष, इसके बारे में देखेंगे। गुणनखंड वृक्ष क्या है? यह एक आरेख है जो मूल संख्या से शुरू होता है और कारकों के युग्मों में शाखाएं बनाता है। जब तक सभी शाखाएं अभाज्य संख्याओं में समाप्त न हो तब तक ये जारी रहता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंडन बोलते हैं। तो गुणनखंड जो है वो हमारी एक प्रक्रिया है किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए। कैसे करते हैं हम व्यक्त? देखिए, तो जैसा कि इधर लिखा था मूल संख्या से शुरू होता है, तो हमें 90 का गुणनखंड वृक्ष बनाना है। तो मूल संख्या क्या है हमारी? 90। 90 से हमने शुरू किया, ठीक है? 90 से हमने शुरू किया। अब जब आप 90 से शुरू कर रहे हो तो उसके बाद हम क्या करेंगे? 90 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 18। तो 90 को विभाजित करने वाला सबसे छोटा अभाज्य संख्या देखिए कौन सी है? 90 को विभाजित करने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 5 है, 2 भी है। तो आप यहाँ 2 भी लिख सकते थे, लेकिन हमने 5 लिख दिया। ठीक है? तो यहाँ पर आप 2 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो जैसे हमने 5 हमारे पास अभाज्य संख्या है जो कि 90 को विभाजित करती है, तो हमने यहाँ पर 5 लिखा। तो जब 90 को 5 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 18। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? दूसरी शाखा पे 18। अब एक अभाज्य संख्या में 5 मिल गई जो कि 90 को विभाजित करती है, 90 को भाग देती है। अब दूसरी संख्या में निकालनी है, हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में लिखना है 90 को। तो अब 18 है, 18 हमारे पास अभाज्य संख्या है या भाज्य है? भाज्य संख्या है। इसके हमारे 2 से अधिक गुणनफल मिलते हैं। तो 18 को हम क्या लिखेंगे? 18 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो इधर हमने 2 लिखा। भाग देने पे हमें क्या मिला? 9 मिला। 9 अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? 9 हमारे पास है अभाज्य, सॉरी, 9 हमारे पास है भाज्य संख्या। अब 9 को भाग देने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, तो हमने यहाँ 3 लिखा। 3 को जब 9 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 3। अब 3 हमारे पास भाज्य संख्या है या अभाज्य? अभाज्य संख्या है। तो अब हमारे पास जब ये हम शाखाएं कब तक चलती रहती है? जब तक कि हमें अभाज्य संख्या ना मिल जाए अंत में दोनों। तो यहाँ से हमें क्या मिल रही है? अंत में दोनों संख्या कैसी आ गई? अभाज्य आ गई। तो ये हमारा यहाँ से हम क्या बोल पाएंगे कि 90 जो है, जितनी भी अभाज्य संख्या है, इनके गुणनखंड में आप इस 90 को व्यक्त कर सकते हो। यानी कि जो 90 है वो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ये हमारे पास हमने क्या कर दिया? 90 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित कर दिया। अब ये जो इधर हमारे पास 3 है वो 2 बार आ रहा है, तो 3 को हम
लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 की घात 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर क्योंकि 3 2 बार आ रहा है तो इधर हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 को 3 की घात 2। तो यानी कि जो कोई भी संख्या है आपके पास, उनको आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। उसके अलावा गुणनखंड विच का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके पास एक प्रक्रिया है किसी भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड में लिखने की। अब हमारे पास 90 किसके बराबर आया? 2 गुणा 5 गुणा 3 की घात 2, और 2 की घात क्या है? 1, 5 की घात 1, 3 की घात 2। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर ये जो क्रम है इसको फिक्स कर देते हैं कि हम आरोही क्रम में रखेंगे, यानी कि सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या, या उससे उससे बड़ी। आप इस क्रम को फिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार जब आप क्रम को फिक्स कर लोगे तो आपके पास क्या दिखाई देगा कि ये गुणनखंडन कैसा दिखेगा आपको? अद्वितीय। आप देखिए एनसीईआरटी उदाहरण नंबर 1 है, इसके बारे में देखते हैं। उदाहरण 1 में हमसे क्या पूछा गया कि संख्या 4 की घात n पर विचार करें। यह n एक प्राकृत संख्या है। जांच करें कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। यानी कि आपको क्या करना है इस उदाहरण में, सबसे पहले हमें 4 की घात n पे विचार करना है। क्या विचार करना है? यहाँ पर हमें एक दिया गया है कि n हमारे पास एक प्राकृत संख्या। अब हमें यहाँ पर ये जांच करना है कि क्या आपके पास n का कोई एक ऐसा मान मिलेगा कि उस मान के रखने पे जो 4 की घात n आपके पास आए वो 0 पर समाप्त होता हो। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। समाधान शुरू करते हैं, इसका हल करते हैं। अब हमारे पास संख्या क्या है? 4 की घात n, जहां पर n कैसी है? n हमारे पास एक प्राकृत संख्या। अब अगर 4 की घात n किसी भी n के लिए अंक 0 पर समाप्त होती है, तो कोई भी संख्या जिसकी जो कि 0 पर समाप्त हो रही है वो 10 से विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या 10 से विभाज्य है तो वो 5 से भी विभाज्य होगी। तो फिर 4 की घात n क्या होगी? 5 से विभाज्य होनी चाहिए अगर हमारे पास 4 की घात n किसी n के लिए अंक 0 पर समाप्त होती है तो। अब क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो रही है, तो 4 की घात n ये 5 से विभाज्य होगी। अगर ये 5 से विभाज्य है तो 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 भी शामिल होगा। 5 कैसी है? अभाज्य संख्या है। जब हम गुणनखंडन करेंगे 4 की घात n का तो उसमें 5 भी शामिल होगा। अब इस 4 की घात n में 5 शामिल हो, ऐसा हमारे पास संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि 4 की घात n है वो बराबर होता है 2 की घात 2n। अब यानी कि जो 4 की घात n है इसके जो अभाज्य गुणनखंडन में सिर्फ और सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या शामिल है, वो है 2। यानी 5 तो शामिल है ही नहीं इसके अभाज्य गुणनखंडन में, तो 5 कैसे आ जाएगा? अब 5 नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? और हमने पढ़ा था कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता, कि ये हमारे पास जो गुणनखंडन है वो अद्वितीय होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 4 की घात n का कोई और अभाज्य नहीं हो सकता। कोई यानी कि 4 की घात n का सिर्फ और सिर्फ 2 ही हमारे पास एक अभाज्य मिलेगा गुणनखंडन में, 5 हमारे पास उसमें शामिल नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमने माना था कि किसी n के लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है, ये हमारे पास गलत हो गया। सही क्या होगा कि हमारे पास कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या मिलेगी ही नहीं जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो। समझ आया सबको? ये हमारा था एनसीईआरटी उदाहरण 1, जिसमें हमने क्या दिखाया कि 4 की घात n जो है हमारे पास संख्या, वो किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अब आते हैं देखते हैं आगे। अभाज्य गुणनखंडन का उपयोग करके
HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक और LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य, ये निकालना सीखेंगे हम। तो कैसे निकालते हैं? HCF और LCM अभाज्य गुणनखंडन का उपयोग करके। अब जो हमने अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, यह हमें HCF और LCM ज्ञात करने की एक और विधि देता है, और वो विधि क्या है? इस विधि को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि। कैसे निकालेंगे हम इस विधि का इस्तेमाल करके लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक? कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करें। जो भी आपके पास दो संख्याएं दी गई होगी जिसका आपको HCF या फिर LCM निकालना है, उन दोनों संख्याओं का सबसे पहले आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंडन निकालना हमने सीखा है, तो निकाल सकते हैं इसे हम। अब अगर हमें महत्तम समापवर्तक चाहिए यानी HCF चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे? सभी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों को न्यूनतम घात के साथ, यानी कि दोनों की दोनों जो संख्याएं हैं उसमें जो अभाज्य गुणनखंडन आपने किया है, उनमें जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है उनको आपको उठाना है और उनके न्यूनतम घात के साथ आपको उन्हें लेना है, और उन सबको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। वहीं पर अगर उन सबको क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। वहीं पर अगर LCM निकालना है यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? जितने भी अभाज्य गुणनखंड है दोनों संख्याओं में, उनकी उच्चतम घात को साथ में लिखना है और गुणा करना है। अब देखिए, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 है आपका। अब यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके हम दो संख्याओं का LCM और HCF ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास दो संख्याएं हैं 6 और 20। 6 और 20 का हमें LCM और HCF निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके। कैसे निकालेंगे? देखिए, तो हमारे पास क्या है? 6 है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो उसके लिए 6 को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में लिखेंगे। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1, ऐसे लिख सकते हैं। 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? 20 हमारा बराबर होगा 2 गुणा 5, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। अब यहाँ ध्यान देना है, हमें HCF निकालना है, यानी कि क्या निकालना है? हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या होगा? यानी HCF निकालना है हमें 6 और 20 का। तो हमें क्या करना है? अभी अभी हमने देखा था, हमें क्या करना होगा? दोनों के जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें से जो न्यूनतम घात के उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनको उठाना है। तो अब यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से है? 2 है, वो 6 का भी गुणनखंड है और 20 का भी है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा हो गया? 2 हो गया। 2 की घात, अब 2 की न्यूनतम घात हमें लेनी है। तो न्यूनतम घात कितनी है? 1 है। तो 2 की घात 1 को हमने यहाँ पर लिया। बाकी अगर आप 3 देखें और 5 देखें, ये हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसको हमने यहाँ पर नहीं लिखा। तो HCF कितना आ गया? 2 की घात 1 यानी कि 2 के बराबर आ गया। तो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल हमें लेना है, वही हमारा क्या होगा? HCF होगा। उसके बाद देखते हैं LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। कैसे निकालते हैं हम दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य? 6 और 20 का हमें निकालना है। हम इन्हें अभाज्य गुणनखंड हम इनका अभाज्य गुणनखंड कर चुके हैं 6 और 20 का। तो अब हमें क्या करना है? जो संख्याओं में शामिल प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल करना है। जैसे 2 है, 2 हमारा शामिल है अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या है यहाँ पर, और जो 2 है, 2 की हमें क्या लेनी है? सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात कितनी मिल रही है? 2 की पावर 2 की घात 2। तो यहाँ से हमारे पास हमने क्या लिख दिया इधर? 2 की घात 2। 3 की सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है हमें? 3 की घात 1 है यहाँ पर।
यहाँ तो 3 की घात 0 बोल सकते हो, तो इधर हमें क्या दिख रहा है, 3 की घात 1। अब 5 की घात कितनी है, 1, ये हमारे पास सबसे बड़ी घात है 5 की, दोनों के ही गुणनखंड में, तो यहाँ से हमने लिख दिया 5 की घात 1। तो जितने भी हमारे पास दोनों संख्याओं में जितने भी अभाज्य गुणनखंड थे, उनकी बड़ी घात को हमने लिखा और उनका गुणनफल किया, वही हमारे पास क्या देगा, एलसीएम देगा। तो यहाँ से एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास, 6 और 20 का 2 के बराबर आ गया, और एलसीएम क्या आ गया 6 और 20 का, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 यानी कि 60 के बराबर आ गया। अब इधर से एक चीज आप अब ध्यान दे सकते हो, क्या ध्यान देने लायक है यहाँ पर, कि अगर आप एचसीएफ देखते हो और एलसीएम देखते हो 6 और 20 का, और उन दोनों का गुणा करते हो, तो वो आपको किसके बराबर दिखेगा, 6 गुणा 20, यानी कि दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आपको दिखाई देगा एचसीएफ और एलसीएम का गुणा। तो वास्तव में हम ये दिखा भी सकते हैं कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए जो एचसीएफ ए बी का और एलसीएम ए बी का और इन दोनों का गुणा, ये बराबर होता है हमारा ए और बी के, ए गुणा बी के। अब ये जो हमारे पास परिणाम है, इसका उपयोग हम दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पर हमारे पास दो से ज्यादा, जैसे यहाँ ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक थे, तो उसके लिए हमारे पास ये परिणाम सही है। लेकिन अगर वहीं पर अगर हमारे पास दो से ज्यादा हमारे पास आ जाते हैं पूर्णांक, यानी ए और बी दो से ज्यादा ती भी यहाँ पर आ जाए, तो उसके लिए ये परिणाम सही होना जरूरी नहीं है। यदि तो अगर अब अभी मान लीजिए आपके पास पहले से आपको पता है कि जो एचसीएफ है दो संख्याओं का एचसीएफ आपको पहले से पता है, और दोनों संख्याएं भी आपको पता है, तो इसका इस्तेमाल करके आप संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हो। और ये जो परिणाम है सिर्फ केवल दो संख्याओं के लिए सत्य है, 3 या उससे अधिक संख्याओं के लिए ये लागू नहीं होता है। यानी कि अगर आप बोले एचसीएफ ए बी सी का गुणा एलसीएम ए बी सी का, ये हम नहीं कह सकते कि ये बराबर होगा ए गुणा बी गुणा सी के। अब है उदाहरण 3। उदाहरण 3 हमें क्या पूछा गया कि 96 और 404 का हमें एचसीएफ निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि का आपको इसमें इस्तेमाल करना है और एलसीएम भी बताना है। कैसे करेंगे इसे देखिए। सबसे पहले दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे। तो 96 का अभाज्य गुणनखंडन आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 96 बराबर दिखाई देगा 2 की घात 5 गुणा 3। 404 बराबर दिखाई देगा 2 की घात 2 गुणा 101। अब हमें एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ क्या होगा हमारे पास, एचसीएफ हमारे पास जो इन दोनों अभाज्य गुणनखंड में जो हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है, 2 है, और 2 की हमें क्या लेनी है, न्यूनतम घात कितनी है, 2 की पावर 2 की घात 2, यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, अब एचसीएफ हमें मिल गया, हमें चाहिए एलसीएम। तो एलसीएम हमने परिणाम देखा, उसका इस्तेमाल करके हम एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम जो होगा वो आपका किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं का गुणा करोगे और फिर उसको आप भाग दे सकते हो एचसीएफ से, तो हमें मिल जाएगा कितना, एलसीएम 9696। अगला जो उदाहरण है इसमें आपके पास 3 संख्याएं दी गई है और इनका आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और इसमें भी आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करना है। तो कैसे करेंगे इसे देखिए। सबसे पहले हम इनका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे 6 का और 72 का और 120 का। तो 6 हमारा बराबर है 2 गुणा 3, 72 हमारा बराबर होगा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, 120 हमारा बराबर होगा 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। अब हमें क्या चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ये हमें निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिए, ये जो तीनों संख्याएं है इनमें हमारे पास जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है, 2 है और 3 भी है। तो 2 और 3 की हमें सबसे छोटी घात को देखना है
कितनी है, 2 की घात 1 और 3 की घात 1। तो HCF क्या हो जाएगा, 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 यानी कि 6 आ जाएगा। इसी तरीके से एलसीएम हमें चाहिए, तो एलसीएम में हमें क्या करना होगा, 2 3 5, ये हमारे पास 3 अभाज्य संख्याएं है गुणनखंडन में। अब इनकी हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ी घात को लेना है और उनका गुणनखंड करना है। तो कैसे एलसीएम क्या हो जाएगा, जो 2 की सबसे बड़ी घात दिख रही है हमें वो है 2 की घात 3, 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 की घात 2, और 5 की कितनी है, 5 की घात 1। इन सबको हमने गुणा किया, एलसीएम हमें कितना मिला, 360। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन तीनों संख्याओं का गुणा एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर नहीं है। तो आज के व्याख्यान में हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।